Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I'm Ashutosh Agarwal and I welcome you all in the CFA Level 1 Summary Video Series. So we are doing the equity and in the previous video we are done with reading number 43. So in this reading we will be studying about the overview of the equity securities. So this is reading number 44. So let's start with this. So reading number 44 में जो पहला point है that is the type of the equity instrument. What are the different types of equity instrument? Like the common shares हम बोलते हैं common equity stocks हो गया हमारे पास normal common equity stocks common shares ये होते हैं preference shares उनके बारे में और different type of preference shares भी होते हैं callable होते हैं puttable होते हैं cumulative non cumulative वो सब category हम study करते हैं. This is very simple reading as such इतना कुछ technical नहीं है तो फटाफट इसको खत्म करते हैं. And I hope you will enjoy this. सबसे पहले बात करते हैं कॉमन शेयर्स के बारे में. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमन शेयर्स, सो कॉमन शेयर्स में क्या होता है कि इट्स अ कॉमन फॉर्म ऑफ इक्विटी, नॉर्मल इक्विटी होती है एंड रिप्रेजेंट करता है ये ओनरशिप, आपकी फर्म के अंदर जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है. एंड जो कॉमन इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनका क्या होता है, रेजिडुअल क्लेम होता है, यानी कि अगर इन केस ऑफ द कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन तो सबसे पहले जो पेमेंट होगी वो अपने डेट होल्डर्स यानी क्रेडिटर्स को होगी, डेट होल्डर्स को होगी, देन विल गो टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको पेमेंट करेंगे एंड बाद में कुछ अगर बचा देन वील पे द कॉमन शेयर्स. उनका एक तरीके से हम इसलिए बोलते हैं कि इनका जो यहाँ पे होता है वो रेजिडुअल क्लेम होता है. दूसरा पॉइंट जो हम बात करते हैं कि यहाँ पे इनके पास ऑब्लिगेशन नहीं होती है हमारे पास कि आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी ही करनी है. इट्स नॉट नेसेसरी, एक ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको पेमेंट करनी है डिविडेंड की. एंड इनके पास एक एबिलिटी होती है टू वोट फॉर द बीओडी मर्जर डिसीजन एंड द सिलेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स. इनके पास ये वोटिंग राइट होते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता. कॉमन शेयर्स के पास वोटिंग राइट होता है किस किस चीज के लिए, बीओडी इलेक्ट कर सकते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशंस हो गया या फिर कोई भी ऐसा क्रूशियल डिसीजन मेकिंग में ये हमारे हेल्प करते हैं. एंड सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर यानी कि जो भी चीजें होती हैं वोटिंग पावर इनके पास होती है, बस इतना ध्यान रखने का है. एंड जो वोटिंग है वो प्रॉक्सी के थ्रू भी की जा सकती है. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे बात करते हैं कि वोटिंग के सिस्टम क्या है, वोटिंग के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं. तो दो तरीके की वोटिंग हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. सो टू टाइप्स ऑफ वोटिंग वुड बी द स्टैट्यूटरी वोटिंग एंड सेकंड वन इज द क्यूमुलेटिव वोटिंग. तो स्टैट्यूटरी वोटिंग यानी नॉर्मल वोटिंग हो गई जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हर एक शेयर के पास एक असाइन होगा एक वोट, यानी हर ईच एवरी शेयर विल हैव अ वन वोट. दैट इज यहाँ पे इलेक्शन होगा ईच बीओडी का. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि देयर इज अ शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स हैं, दिस इज अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर्स. अब 3 बीओडी की इलेक्शन होनी है, सिलेक्शन होनी है. तो जो एज अ मी एज अ शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स हैं तो मेरे पास 100 वोट्स होंगे हर एक बंदे के लिए. ए बीओडी, बीओडी मिस्टर ए, बीओडी मिस्टर बी, बीओडी मिस्टर सी, सबको मैं 100 वोट्स अपने दे सकता हूँ. अब मेरी मर्जी है कि मैं 100 में से 60% वोट्स देना चाहता हूँ, खाली 2% वोट करता हूँ मैं. सो दैट इज अपॉन मी, बट फॉर ईच बीओडी आई विल बी हैविंग 100 वोट्स. लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं हो सकती कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बीओडी मिस्टर ए को मैंने 60 वोट्स दिए, देन द 40 वोट्स विच आई एम नॉट गिविंग टू मिस्टर ए, क्या मैं उन 40 वोट्स को बीओडी मिस्टर बी के लिए 140 वोट्स दे सकता हूँ? नो. यहाँ पे स्टैट्यूटरी वोटिंग के अंदर एक शेयर एक वोट, दैट्स इट. खाली इलेक्शन ऑफ ईच मेंबर ऑफ बीओडी में काम आएगा, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता. यहाँ पे 100 वोट्स हैं, आप इसमें से कितने भी यूटिलाइज करो, मिस्टर बी के लिए 100, मिस्टर सी के लिए 100, बट ये कैरी फॉरवर्ड ये क्यूमुलेट नहीं होंगे. बट हाउएवर ऑन द अदर कॉन्ट्ररी साइड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्यूमुलेटिव वोटिंग, सो क्यूमुलेटिव वोटिंग इज समथिंग डिफरेंट. ये बहुत अच्छी क्यूमुलेटिव वोटिंग है. माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो नॉन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं उनके लिए एक थोड़ी हेल्पफुल होती है. हाउ इट डज इट हेल्प, ये वाली देख लेते हैं कि हम इसको एलोकेट कर सकते हैं. हम एलोकेट कर सकते हैं अपने वोट्स को वन और मोर कैंडिडेट्स के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, एज अ शेयर होल्डर, मी एज अ शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स हैं रिलायंस के फॉर एग्जाम्पल, तो 100 शेयर्स इंटू 3, सो इन टोटल आई हैव 300 वोट्स. अब मैं 300 वोट्स को अपनी मर्जी के हिसाब से एलोकेट कर सकता हूँ मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी में. मैं इनको एलोकेट कर सकता हूँ, मैं क्यूमुलेट कर चुका हूँ. तो दिस इज नोन एज अ क्यूमुलेटिव वोटिंग. एंड समवेयर इट हेल्प्स द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. ये किसको हेल्प करती है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को. एंड वो अपना एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपना कर सकते हैं, ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि अपने वोट्स क्यूमुलेट कर पा रहे हैं. अगर एज अ नॉन क्यूमुलेटिव अगर होता है, स्टैट्यूटरी वोटिंग होती, तो नॉन क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स क्योंकि उनके पास शेयर्स बहुत लिमिटेड है एज कम्पेयर टू द कंट्रोलिंग लोगों वालों के कंपैरिजन में, तो ये अपने वोट को अब ऐसे बांट सकते हैं. So this is the benefit of the cumulative voting. Is that right? Now moving forward, when we talk about the preference shares, when we talk about the preference shares, तो वो क्या बोलते हैं कि preference shares या preferred stock, normal preferred stock जो होता है, यहाँ पे एक तरीके से फीचर होता है, फ्यूजन है किसका, कॉमन स्टॉक्स का एंड डेट का. कैसा फ्यूजन है कि भैया इनके पास ना एक परसेंटेज फिक्स होती है कि आपको डिविडेंड इतने परसेंट से मिलेगा. एक ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर कि पे करना ही करना है. कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देंगे. लेकिन डेट में तो आपको पे करना ही पड़ता है. वो डिविडेंड्स जो है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है,
ठीक है, परसेंटेज फिक्स्ड है एंड यूजुअली मैच्योर नहीं होता, मैच्योरिटी हो भी सकती है। एंड लाइक डेट, ये भी एक फिक्स्ड पीरियोडिक पेमेंट रिसीव करते हैं, फिक्स परसेंटेज है बट एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको जैसे तैसे करके आपको अरेंज करना पड़ेगा हमारे डिविडेंड, तभी हम मतलब बिना डिविडेंड ले तो जाएंगे नहीं, इट्स नॉट दैट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर एक परसेंट फिक्स हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो और हाफ ईयरली, मंथली या फिर क्वार्टरली जैसे भी डिसाइडेड हो रखा होगा, उसमें आपको 12% के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, बट दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अंडरस्टूड माई वर्ड्स? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, डेट में तो आपको जैसे तैसे पे करना ही पड़ेगा, डेट होल्डर्स को तो इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस होल्डर्स को पैसा होगा तो दे देना, बट हमारा फिक्स परसेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इक्विटी में तो ये होता है कि यार 2% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, 8% के हिसाब से मिल गया, वैसा नहीं होगा, 12% मिलेगा इन केस पैसा हुआ तो। ठीक है जी। और दूसरी बड़ी बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, खाली वोटिंग राइट किसके पास होता है, ओनली विद द कॉमन शेयर्स। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर्स ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्म के पास एक राइट होता है कि वो परचेज कर सकती है प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्री स्पेसिफाइड कॉल प्राइस। यहाँ पे कंपनी ने स्पेसिफाई कर रखा है कि इस प्राइस में मैं आपके शेयर्स को परचेज कर लूंगी, और मेरी मर्जी से जब उसका मन करेगा, उसके पास अब फर्म के पास एक राइट है, ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन के पास एक राइट है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को अपने जो लोग हैं उनसे वो खरीद सकती है एट अ प्री स्पेसिफाइड कॉल प्राइस। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पुटेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो विच मींस कि शेयर होल्डर्स के पास अब एक राइट है, जो वो सेल कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स को एक कंपनी के पास जाके, ईश्वर के पास जाके, बेसिकली एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, एट प्री डिटरमाइन प्री स्पेसिफाइड प्राइस पे वो शेयर सेल कर सकते हैं ईश्वर के पास जाके। दिस इज अ पुटेबल। यहाँ पे राइट किसके पास है, द वन हु इज ओनिंग दैट प्रेफरेंस शेयर्स। और कॉलेबल के पास किसके पास है, जो ईश्वर के पास, यानी कंपनी के पास एक राइट होता है कि वो अपनी प्री स्पेसिफाइड पे कभी प्राइस खरीद सकती है, अपने शेयर्स खरीद सकती है। अब एज अ शेयर होल्डर आप क्या सोचते हो कि कौन अच्छी चीज है, कॉलेबल अच्छी चीज है या पुटेबल वाली अच्छी चीज है? मैं कहूंगा पुटेबल अच्छी चीज है। कॉलेबल में तो आपके पास राइट नहीं है, कंपनी जब चाहे आपसे आके खरीद सकती है, तो उसमें आपका नुकसान है। लेकिन यहाँ पे एक आपको कहीं ना कहीं एक दिमाग में सेटिस्फेक्शन रहेगी पुटेबल के अंदर, कि मैं इस प्राइस पे बेच सकता हूँ कंपनी के पास कभी भी जाके, मेरे पास एक राइट है, अब चाहे शेयर प्राइस मार्केट में वो कम पे ही क्यों ट्रेड ना कर रहा हो। इज दैट राइट? सो जो वैल्यू होगी कॉलेबल की, वो एज कम्पेयर टू नॉन कॉलेबल कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो राइट है, यहाँ पे राइट विद कंपनी है, एंड वो चीज एज अ शेयर होल्डर मेरे को पसंद नहीं आएगी इतनी। लेकिन ऑन द contrary, on the other opposite side, when we talk about the value of putable is more than the value of non-putable preference shares. Is it done? Is it done? बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। आई होप यू आर एंजॉइंग। एंड इनकेस कोई भी डाउट हो, कमेंट्स भर दो अपने डाउट से, एंड हम उसको सॉल्व करेंगे। पढ़ना एक मोटिव होना चाहिए विद इनर हैप्पीनेस, अंदर से खुश रहो, मस्ती से एकदम मस्त होके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन लेके पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा भारी लगाई भरी, मतलब यू विल लुक की मोर बर्डन फील होगा। लेकिन अगर आप खुश होके पढ़ोगे तो फटाफट इजीली हो जाएगा सब। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि जो प्रॉमिस फिक्स डिविडेंड होता है यहाँ पे, कि भैया आपको फिक्स डिविडेंड इतना मिलेगा ही मिलेगा, पैसे नहीं है तो जब पैसे होंगे तब देंगे देंगे, जितने पीरियड का नहीं दिया उतने पीरियड का भी देंगे। सो डिविडेंड्स जो होंगे आर नॉट पेड, विल बी पेड बिफोर द कॉमन शेयर होल्डर। जो हमने डिविडेंड पे नहीं किए उनको भी पे किया जाएगा, जो पास में डिविडेंड पे नहीं हुआ जस्ट बिकॉज क्योंकि पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं। सो कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी वालों को देने से पहले हम आपको जरूर देंगे। सो एक प्रॉमिस है कि हम फिक्स डिविडेंड आपका है वो हम देंगे ही देंगे। लेकिन जब नॉन क्यूमुलेटिव की बात करते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है कि डिविडेंड डज नॉट एक्यूमुलेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे आर नॉट पेड। पिछले साल पेमेंट नहीं की तो नहीं की, खत्म। इस साल कुछ होगा तो दे देंगे, बट ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर पे नहीं किया तो लास्ट ईयर का भी इस बार पे करेंगे अगर पैसा है तो, नहीं। वो एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं होता, नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता। डिविडेंड, हाँ, डिविडेंड कॉमन शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स जो बेसिकली कॉमन शेयर्स है उनसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलने वाली है, बट ऐसा नहीं होगा कि लास्ट ईयर पे नहीं किया तो इस बार आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है कि आपके पास एक फिक्स पेमेंट से तो मिल रही होगी आप डिविडेंड इनकम, उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांध दे, लेकिन उसमें भी कुछ अगर बच रहा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें भी, तो वो होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, यानी ये एक्स्ट्रा डिविडेंड भी रिसीव कर सकते हैं। दे रिसीव द एक्स्ट्रा डिविडेंड। पार्टिसिपेट कर कहाँ कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में। एंड अगर फर्म के प्रॉफिट एक्सीड करते हैं प्री डिटरमाइंड लेवल पे, फर्म के प्रॉफिट एक प्री डिटरमाइंड लेवल जो हमने सेट किया हुआ है, अगर उससे भी एक्सीड कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया ना उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल सकता है। तो दीज आर नोन एज अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फर्म एंड may receive a value at more than the par value if firm is liquidated. Yes, अगर फर्म लिक्विडेशन में जा रही है और फर्म के पास और पैसे हैं, कुछ आपको लग रहा है, तो ये रिसीव कर सकते हैं वैल्यू that is more than
than the par value and usually issued by the smaller and riskier firms because कहीं ना कहीं lucrative आपको benefit तो निकालना पड़ेगा अगर आप smaller and riskier firm है तो। नॉन पार्टिसिपेटिंग कैसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलता, ये पार्टिसिपेट नहीं करते, जो प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट है उसी के हिसाब से आपको मिलेगा, पैसा होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये इक्वल क्लेम करते हैं पार वैल्यू के इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में कितनी वैल्यू इनकी क्लेम होगी जितनी इनकी पार वैल्यू है। उसके बाद एक बात और करते हैं कि रेगुलर डिविडेंड जो होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस का वो ऑब्वियसली कम होगा एज कम्पेयर टू द नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, क्योंकि आपको एक ल्यूक्रेटिव बेनिफिट दिया कि आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा, तो उस बेनिफिट के बदले आपको कुछ ना कुछ तो फोरगो करना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है उनकी डिविडेंड यील्ड या उनका डिविडेंड एज कंपेयर टू रेगुलर डिविडेंड थोड़ा सा ऑन द हायर साइड होगा एज कंपेयर टू द पार्टिसिपेटिंग, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव वाले या फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले एक्स्ट्रा डिविडेंड में तो आप हिस्सा नहीं ले रहे हो ना, तो पार्टिसिपेटिंग वाले ले रहे हैं, तो इन टोटल हो सकता है कि पार्टिसिपेटिंग वालों का डिविडेंड इनकम ज्यादा हो एज कंपेयर टू नॉन पार्टिसिपेटिंग, लेकिन इनिशियली रेगुलर डिविडेंड जो होगा वो पार्टिसिपेटिंग वालों का ऑन द लोअर साइड होगा और नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों का ऑन द हायर साइड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जब मर्जी चाहो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कॉमन शेयर में कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट करा सकते हो। सो आप एक्सचेंज करा सकते हो अपने शेयर्स को फॉर द कॉमन स्टॉक एट अ कन्वर्जन रेशो, जो भी स्पेसिफाइड कन्वर्जन रेशो है। एडवांटेजेस क्या है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है इज मोर देन द कॉमन डिविडेंड। अब आपका अब फायदा है कि आप एक तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो बेनिफिट्स हैं कि कॉमन स्टॉक प्लस डेट का जो फ्यूजन है वो भी आप एंजॉय कर रहे हो, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी, और लग रहा है अगर आपको कंपनी ग्रोइंग है तो आप बाद में फटाफट ऑप्शन एक्सरसाइज करके अपने मजे ले सकते हो। करेक्ट। और अगर फर्म प्रॉफिटेबल है तो इन्वेस्टर शेयर्स करते हैं प्रॉफिट आफ्टर कन्वर्जन, तो आप प्रॉफिट में भी कन्वर्जन में के बाद आप प्रॉफिट में भी हिस्सा ले सकते हो, वो भी आपके पास एक बेनिफिट है। जब तक आप कन्वर्ट नहीं करा रहे हो तब तक आप प्रेफरेंस शेयर्स का बेनिफिट के मजे लो। एंड कन्वर्जन ऑप्शन जो होता है वो वैल्यूएबल कम होगा अगर कॉमन स्टॉक के प्राइस राइज हो रहे हैं, तो उसमें आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि कन्वर्जन रेशियो पहले से सेट हो रखी है, बाद में सेट नहीं होगी। और अगर आपको लग रहा है कि फर्म के प्राइस ऑन इंक्रीज होते जा रहे हैं देन आपके बल्ले बल्ले मजे आ जाएंगे। एंड उसके बाद एक प्रेफरेंस जो स्टॉक होता है वो लेस रिस्की क्यों माना गया है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल, क्योंकि कहीं न कहीं देखो दिमाग में डिविडेंड स्टेबिलिटी आपको पता है कि परसेंट मेरे को फिक्स मिलना ही मिलना है, फ़ायदा होगा तो, प्लस लिक्विडेशन के टाइम में मुझे ऑब्वियसली ऑन द प्रायोरिटी पे रखा जाएगा एज़ कम्पेयर टू द कॉमन स्टॉक। एंड उसके बाद एक फर्म जो हो सकती है, एक पॉइंट ये सिंपल सा बोलते हैं कि कंपनी अपने एक शेयर जो कॉमन स्टॉक है उसमें भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लासेस निकाल सकती है। कॉमन शेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन शेयर, इक्विटी स्टॉक होल्ड, इक्विटी स्टॉक जो कॉमन इक्विटी स्टॉक है उसकी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि वन कंपनी में हैव अ ग्रेटर वोटिंग पावर, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ शेयर्स होंगे उनकी वोटिंग पावर थोड़ी सी ज्यादा होगी एंड सीनियोरिटी इफ द फर्म्स आर लिक्विडेटेड। वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर इट्स नॉट दैट गुड, क्योंकि आप एक कहीं ना कहीं किसी को पैरिटी मतलब वो होता है ना पार्शियलिटी आप कर रहे हो, तो इट्स दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज नॉट दैट ग्रेट, जिसमें आप एक बोल रहे हो कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर को आप एक तरीके से ग्रेटर वोटिंग पावर दे रहे हो, सीनियोरिटी दे रहे हो एज कम्पेयर टू द अदर वंस, अगर फर्म लिक्विडेट हो रही है तो दिस इज नॉट दैट ग्रेट। बट हाँ, अगर कंपनी चाहे, फर्म चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसके बाद अब बात करते हैं हम पब्लिक एंड द प्राइवेट इक्विटी सिक्योरिटीज के बारे में। ये क्या बोलता है कि जो प्राइवेट इक्विटी, सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट इक्विटी क्या होता है। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइवेट इक्विटी, क्या होता है प्राइवेट इक्विटी। एक मिनट, ये कलर बहुत ही गंदा हो गया है, वैसे करें इसको। Public and private equity. So when we talk about the private equity, तो private equity क्या होते हैं, बेसिकली ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आप उनको इनसे पैसा रेस कराते हैं, आप इनसे पैसा रेस कराते हैं, जो होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जब प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करते हैं, कि एक तो लेस लिक्विड होता है क्योंकि इनका कोई पब्लिक मार्केट नहीं होता। अगर आपकी एक प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा रेस किया, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लेस लिक्विड होगा, बिकॉज वहाँ पे उनकी कोई पब्लिक मार्केट नहीं है, आपके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है। प्लस जो शेयर प्राइस होगा वो नेगोशिएटेड किया जाएगा फर्म एंड इन्वेस्टर्स के बीच में, द फर्म दैट्स अ कंपनी एंड द प्राइवेट प्लेसमेंट, जो अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लोग आपके यहाँ पैसा लगा रहे हैं, उनके बीच में जो नेगोशिएशन के बेसिस पे जो प्राइस डिटरमाइन होगा, उसके बेसिस पे आप उनको शेयर्स एलोकेट करेंगे अगेंस्ट द अमाउंट जो आपकी फर्म में लगा रहे हैं। उसके बाद लिमिटेड फर्म डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा उठा रहे हैं, तो आपको लिमिटेड डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। उसकी वजह से रिपोर्टिंग कॉस्ट भी आपके अंदर लोअर साइड रहेगी, प्लस वीकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, क्योंकि आपके पास एक जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपको एक पब्लिक को रिप्रेजेंट करना है। पब्लिक को आंसरेबिलिटी का पॉइंट नहीं आ रहा, तो आई वुड से कि यहाँ
यहाँ पे वीकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हो सकती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे एबिलिटी होगी टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट आप फोकस कर सकते हो क्योंकि आपका दिमाग, आपकी जो चीजें हैं वो डिवाइड नहीं हो रही कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा रखना है, अनसिबिलिटी होनी है, पब्लिक को ये चीज करके दिखानी है, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन मीट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर जस्ट ऑन योर सेल्फ एंड आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट पे भी फायदा अपना फोकस कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि पोटेंशियली ग्रेटर रिटर्न्स होती हैं अगर फर्म पब्लिक पे चली जाए तो। अगर ऐसी फर्म प्राइवेट प्लेसमेंट से जब तक चल रही थी, अगर ये पब्लिक में अब जाएगी तो क्योंकि ये अपने आप में इतने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से फोकस कर चुकी है, अब तक कॉस्ट इतनी बता चुकी है, तो अब ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये अब फर्म पब्लिक में होके जाएगी तो उसको पोटेंशियली ग्रेटर रिटर्न्स आने के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट थ्री टाइप्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, थ्री मेन टाइप्स क्या है, व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के। सो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट वन इज द वेंचर कैपिटल। सो फर्स्ट वन इज द वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि जो इनिशियली स्टार्टअप लेवल पे होती है उसके अंदर अगर जो हम सी मतलब जो पैसा इन्फ्यूज करते हैं वो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आएगा। तो जो भी कैपिटल मेरे को चाहिए, जो फर्म्स अर्ली इन देयर लाइफ साइकिल है, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जहाँ पे हमें पैसा चाहिए होता है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आता है। सो सीडीएस स्टार्टअप हो गया, अर्ली स्टेज हो गया, या मेज़ानाइन फाइनेंसिंग हो गई। तो ये सब पैसा जो मुझे चाहिए कहाँ से आएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आएगा। उसके बाद जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे वो इलिक्विड होगी क्योंकि आपकी आपकी फर्म जो है वो मार्केट में ट्रेड नहीं कर रही है, इनिशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में है, तो आपने जो पैसा लगा दिया वो इलिक्विड हो जाएगा क्योंकि आप एकदम से पैसा निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो स्मॉल फर्म है जो भी ग्रो कर रही है। उसके बाद यहाँ पे जो आप फंड्स डालते हैं उनकी कमिटमेंट होती है 3 टू 10 ईयर्स की। ऐसा नहीं कि अभी डाल के 3 महीने में निकाल लिए, 2-3 दिन में पैसा बढ़ गया तो निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। 3 टू 10 इयर्स की कमिटमेंट आपको देनी पड़ेगी क्योंकि फर्म इन द इनिशियल लेवल ऑफ साइकिल में है, लाइफ साइकिल में है, तो आपको थोड़ा-सा वहाँ पे हेल्प आउट करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लेवरेज्ड बायआउट के बारे में। लेवरेज्ड बायआउट क्या होता है कि इसके अंदर आप बाय कर रहे हैं फर्म्स की इक्विटी को यूजिंग द डेट फाइनेंसिंग। आप डेट फाइनेंसिंग का यूज़ करके फर्म की इक्विटी को खरीद रहे हैं, उसे बोलते हैं लेवरेज्ड बायआउट। लेवरेज यानी कि वही डेट का यूज़ करके आप बायआउट कर रहे हैं फर्म की इक्विटी को। बायर्स फर्म मैनेजमेंट इज़ द एलबीओ इज़ अ मैनेजमेंट बायआउट। तो बायर अगर फर्म मैनेजमेंट कर रहा है, बायर्स की फर्म मैनेजमेंट इज द लेवरेज बायआउट इज मैनेजमेंट बायआउट। एलबीओ को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बाय आउट। उसके बाद होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी पब्लिक इक्विटी में, यानी ये क्या हो रहा है कि जो पब्लिक फर्म्स हैं वो उनको कैपिटल चाहिए एकदम से फटाफट, तो वो प्राइवेट प्राइवेट इक्विटी टू इन्वेस्टर के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो सेल करते हैं प्राइवेट इक्विटी टू द इन्वेस्टर। सो बेसिकली क्या होता है कि आपको अगर फटाफट पैसा चाहिए तो आप आईपीओ में बोल सकता हूँ कि आप आईपीओ में चले जाओ, एफपीओ में चले जाओ। पब्लिक फर्म के लिए बोल रहा हूँ कि आप एफपीओ में क्यों नहीं जा रहे हो, आप प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको फटाफट पैसा चाहिए। एंड इफ अगर आप आईपीओ एफपीओ में जाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे थोड़ी सी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन आपको पता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको फटाफट अवेल करना है, या आप एक डिस्ट्रेस में हो, या फिर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेट्स हो रखा है, उसको कहीं न कहीं आपको खत्म करने के लिए चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि प्राइवेट प्लेसमेंट इज़ अ गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर दैट। उसके बाद अगर आप नॉन डोमेस्टिक इक्विटी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो, तो व्हाट इज़ द डिफरेंट प्रोसेस? क्या बात करता है ये नॉन डोमेस्टिक इक्विटी। नॉन डोमेस्टिक इक्विटी सिक्योरिटीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? फॉरेन कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे अमेज़न में इन्वेस्टमेंट करना है, वो इंडिया में लिस्टेड तो नहीं है, ठीक है? कोई भी ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, बाहर लिस्टेड है, अब मैं उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मैंने बोला कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम पे तो ग्लोबलाइज़ेशन के बेसिस पे सब कुछ इंडिया मतलब पूरा वर्ल्ड एक अपना में इकोनॉमी है, आपके बैरियर्स बहुत कम कर दिए हैं, तो आप फॉरेन फर्म की सिक्योरिटीज़ भी आप खरीद सकते हो फॉरेन मार्केट में जाके, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएरीज़ होते हैं, आप जैसे अब स्टॉक्स हो गया, ज़ीरोधा हो गया, ऐसे ही बहुत सारे आजकल चल रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म जिनके बेसिस आप फॉरेन मार्केट की इक्विटी को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ऑब्स्टैकल क्या-क्या हैं? ऑब्स्टैकल ये है कि जो रिटर्न्स एंड रिवॉर्ड्स एंड रिटर्न्स होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, वो सारी की सारी फॉरेन करेंसी में होगी, तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का थोड़ा-सा आपको नुकसान हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। उसके बाद जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है, वो इलिक्विड भी हो सकता है। एक इंडिया का तो पता है कि फटाफट बेच सकते हो आप, लेकिन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज का आपको जानकारी होनी चाहिए प्रॉपर। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लेस स्ट्रिक्ट अगर हुई तो इम्पेंडिंग एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि वहाँ क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या नहीं है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कैसी है, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे-कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, वो सब चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। प्लस यू शुड बी फैमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन मार्केट। आपको प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स वहाँ के पता होने चाहिए अगर आप फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसके बाद एक और मेथड है जो आई वुड से कि एक अपना में अच्छा खासा मेथड है कि आप डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू भी हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। यहाँ पे हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं या फिर अदर मेथड कर रहे हैं अदर देन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बट दूसरे मेथड अब मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट डिपॉजिटरी रिसीट में। डिपॉजिटरी रिसीट का एक एग्जाम्पल है ये, इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। आई होप अभी विजिबल है अभी भी।
विज़िबल है। चलिए जी, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में बात करता हूँ, इंडिया के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इन्फोसिस है, ठीक है? इंडिया में इन्फोसिस है, उसके जो टोटल शेयर्स अभी तक इश्यू हो रखे हैं, वो 20 मिलियन शेयर्स इश्यू हो रखे हैं। उसमें से उसी में से मुझे अब डिपेंड करता है कि मुझे या तो नए कुछ शेयर्स इश्यू करने हैं बाहर या अपने खाली लिस्ट कराने हैं कुछ शेयर्स बाहर। तो मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ दिस हमें 3 मिलियन मुझे बाहर के लोगों को फॉरेन नेशनल्स को फॉरेन जो बाहर रहते हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे इश्यू करने हैं ताकि बाहर के लोग भी मेरी कंपनी में पैसा लगा सकें। तो मैंने बोला 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 800 पर शेयर जो कि करंट मार्केट प्राइस है। तो उसको 3 इंटू 800 किया यानी कि 2400 मिलियन हमने बता दिया कि आपको 2400 मिलियन पैसा रेज़ करना पड़ेगा इन आईएनआर। इसको मैं डिवाइड करता हूँ करंट एक्सचेंज रेट से फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़ पर डॉलर। तो जो करंट एक्सचेंज रेट के बेसिस पे मुझे पता चलता है कि मुझे 40 मिलियन डॉलर बाहर से रेज़ करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि डिपॉजिटरी बैंक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे बाहर के लोगों से एक-एक शेयर के लिए नहीं बोलोगे भाई कोई आना चाहता है, कोई आना चाहता है। देयर इज़ द वन वन पर्सन जो कंपनी अपॉइंट करेगी जिसे बोलते हैं डिपॉजिटरी बैंक जो कि कस्टोडियन की तरह हेल्प करने वाला है। तो डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, उसकी बैलेंस शीट में 3 मिलियन इन्फोसिस के शेयर्स यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुके हैं एट द रेट ऑफ 40 मिलियन। डॉलर्स। सो 40 मिलियन डॉलर्स के अब अगेंस्ट में उसे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कहाँ से चाहिए? बाहर से। तो मैंने बोला कि लेट्स सपोज़ हम बात करें यूएस के इन्वेस्टर से मुझे पैसा चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने बोला कि मुझे यूएस के इन्वेस्टर से अब मुझे पैसा चाहिए। तो अब होगा क्या यहाँ पे? कि जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे हम एक्सचेंज होगा, यहाँ पे इन्फोसिस लिस्टेड एडीआर्स एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस है तो यहाँ पे होंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अगर यहाँ पे यूएसए नहीं होता कोई और कंट्री होती तो हम यहाँ पर बात करते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स की। अभी और डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डिपॉजिटरी बैंक है वो यूएसए इन्वेस्टर्स को क्या देगा, एक डिपॉजिटरी रिसीट का ऑप्शन देगा कि आप डिपॉजिटरी रिसीट मैं इशू कर रहा हूँ, आप डिपॉजिटरी रिसीट परचेज करके इन एक्सचेंज आप रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डिपॉजिटरी रिसीट इन्होंने क्या किया, डिपॉजिटरी बैंक ने 4 मिलियन डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर दी एट अ रेट ऑफ $10 पर रिसीट। तो यहाँ से क्या होगा, 40 मिलियन डॉलर आपके पास रेज हो जाएंगे। अब उन 40 मिलियन डॉलर को आप उनको डिपॉजिटरी बैंक यूज करेगा, विल बी यूजिंग टू बाय द शेयर्स। किस लिए यूज़ किया जाएगा? टू बाय द शेयर्स ऑफ रिलायंस, टू बाय द ऑफ रिलायंस सॉरी इन्फोसिस। इन्फोसिस के हम 4 मिलियन जो 40 मिलियन डॉलर है उनके बेसिस में 3 मिलियन शेयर्स परचेज़ कर लूँगा एट द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मैंने 3 मिलियन शेयर्स अगर इश्यू जो किए हैं, अगर मैं एक्जिस्टिंग शेयर्स को ही इश्यू कर रहा हूँ, अगर एक्जिस्टिंग शेयर्स को ही मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो इन्फोसिस के पास कोई पैसा नहीं आएगा। वोटिंग राइट भी डिपॉजिटरी बैंक के पास ही जाएगा। डिपॉजिटरी के पास ही वोटिंग बैंक जाएगा और हम उनको उन रिसीट्स को हम बोलेंगे अनस्पॉन्सर्ड रिसीट्स। क्या बोलेंगे? अनस्पॉन्सर्ड रिसीट बिकॉज़ यहाँ पे वो न्यू शेयर्स नहीं है, यहाँ पे इन्फोसिस को पैसा नहीं मिल रहा है। इट्स जस्ट दैट कि डिपॉजिटरी बैंक ने परचेज़ किए हैं वो सारे शेयर्स एंड इतने सारा पैसा लाने के लिए डिपॉजिटरी बैंक ने रिसीट्स के नाम से एक इश्यू कर दिया है आगे, डिपॉजिट रिसीट्स के नाम से उसने पैसा रेज़ किया है। जिसमें कि खाली एक तरीके से मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी ऐसा वोटिंग राइट नहीं मिल रहा कोई रिलायंस में क्योंकि वो नए शेयर्स तो नहीं है। यहाँ पे एक तरीके से यूएस वाले एक डिपॉजिटरी बैंक के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, डिपॉजिटरी बैंक में पैसा डाल रहे हैं कंसिडरिंग कि वो पैसा कहाँ फंड मतलब किसके अगेंस्ट लगा हुआ है, खाली रिलायंस के शेयर परचेज़ करने में लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आप न्यू शेयर्स इश्यू करते हैं तो इन्फोसिस के पास भी पैसा आएगा, वो 40 मिलियन डॉलर इन्फोसिस के पास आएगा जिसके अंदर फर्म खुद इन्वॉल्व होगी, ठीक है? और ऐसी रिसीट्स को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड रिसीट्स हम बोलते हैं। एंड यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास एक वोटिंग राइट्स आते हैं एंड मोर डिस्क्लोजर भी चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप पब्लिक से डील कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट ऑन द हायर साइड होती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो डिपॉजिटरी बैंक है वो एज़ अ कस्टोडियन की तरह काम कर रहा है, वो जो मैनेज करता है डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट या अदर इवेंट्स को वो हमारी साइड से मैनेज करता है। तो वैल्यू है डिपॉजिट रिसीट की वो क्योंकि बाहर इश्यू कर रहे हो अमेरिका में, यूएसए में या ग्लो आउट एज़ अ आउटसाइड इंडिया कहीं भी इश्यू कर रहे हो, उनकी वैल्यू डिपॉजिट रिसीट्स की वो इफेक्ट होने वाली बाय द एक्सचेंज रेट। यस, या कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन है, फंडामेंटल्स है, इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, उनसे तो इफेक्ट होगी ही होगी, एक्सचेंज रेट से भी इफेक्ट होगी। ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बाहर इश्यू कर रहे हैं, वो दूसरी करेंसी में है, तो एक्सचेंज रेट का भी फ़र्क पड़ने वाला है उनकी वैल्यू पे। उसके बाद ये बात करते हैं ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स के बारे में और अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स के बारे में। तो अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट में बस एक फ़र्क है, बाकी एवरीथिंग इज़ सेम। जो ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स हैं, वो आउटसाइड द यूएसए और होम कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया। अब इंडिया में तो आप जीडीआर इश्यू नहीं करोगे ना, इंडिया में जीडीआर इश्यू क्यों करोगे? इंडिया में तो लोग शेयर्स खरीदेंगे आपके नॉर्मली। तो इंडिया में होम कंट्री को छोड़ के प्लस यूएसए को छोड़कर अगर आप यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए में हमारे पास ट्रेडेड इन द यूएस जब हम बात करते हैं तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इज फॉर द यूएसए ओनली। अगर अदर देन यूएसए एंड द होम कंट्री की बात करें तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट हम इशू करते हैं। बेसिकली जो जीडीआर होते हैं वो भी डॉलर में ही एक्सचेंज मतलब डिनोमिनेटेड होते हैं। ये ट्रेड कहाँ करते हैं? लंदन एंड लग्जमबर्ग एक्सचेंजेस में एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द कैपिटल फ्लो रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कोई कैपिटल फ्लो रेस्ट्रिक्शन है सच नहीं है।
अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट भी वन एंड द सिमिलर सेम थिंग, ये को भी यूएस डॉलर के अंदर ये ट्रेड करता है यूएसए में, एंड द सिक्योरिटीज जिसके ऊपर जिसके बेसिस पे आप एडीआर इशू कर रहे हो उन रिसीट्स को या उन सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर बोलते हैं। नाउ जो आप हम बात कर रहे हैं कि जो अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट है वो आप यूज कर सकते हो टू रेज द कैपिटल एंड टू एक्वायर द अदर फर्म्स एज वेल। ठीक है जी, रेज कर रहा हूँ कैपिटल, अगर उसे बोलते हैं स्पॉन्सर्ड डिपॉजिट रिसीट, और मैं दूसरी फर्म को एक्वायर करने के लिए भी इनका यूज कर सकता हूँ। अगर आप इनको पब्लिक को इशू कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि जो एसईसी की रेगुलेशन है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको सारी फुलफिल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप प्राइवेटली प्लेस कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा नहीं उठा रहे हैं उस चीज के लिए, तो रूल 144A है, एसईसी रेगुलेशंस का कोई मतलब वहां पे नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक से पैसा नहीं उठा रहे हैं। ये 144 रूल 144 है, ऐसे जितना याद करने की जरूरत नहीं, बट आप क्योंकि रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग जब बार-बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ रूल 144 ए था, एमसीक्यू में हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं जो एडीआर हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीआर होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीआर। तो हमारे पास लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, एंड रूल 144 ए वाली। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो हमारे पास लेवल 1 है, लेवल 1 देखो सिंपल सी बात है, इसको फटाफट देखना स्टार्ट करते हैं। जो ट्रेडिंग लोकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले जो रूल 144 है, अभी मैंने ऊपर ही देखा रूल 144 ए क्या बोलता है, सिंपल अगर प्राइवेटली प्लेसमेंट की बात हो रही है तो प्राइवेट वाली रूल 144 ए में आ जाएंगी। क्या एसईसी की रजिस्ट्रेशन मैंने कहा नहीं है, क्योंकि पब्लिक से तो बात कर नहीं रहा, पब्लिक से देख रहे हो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या आप एबिलिटी टू रेज द कैपिटल इन यूएस, हाँ आप कैपिटल रेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो आप कैपिटल रेज कर सकते हो, आपके पास एबिलिटी है यूएस में कैपिटल रेज करने की। एंड लिस्टिंग एक्सपेंसेस लो होंगे क्योंकि आपको एसईसी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, तो वहाँ पर लिस्टिंग एक्सपेंसेस भी आपके ऑन द लोअर साइड होंगे। अब दूसरा हम टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 को देखते हैं। जो लेवल 1 है वो बात करते हैं ओवर द काउंटर की। अब खाली हम ओवर द काउंटर देख रहे हैं तो एसईसी रजिस्ट्रेशन तो है, ओवर द काउंटर में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ओवर द काउंटर एसईसी पे मतलब प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज आप रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, तो लिस्टिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस भी कम होंगे, क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज पे सच लिस्ट नहीं हो रखे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एबिलिटी टू रेज द कैपिटल इन यूएस भी यहाँ पे इनको नहीं मिलती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो लेवल 3 एंड लेवल 2 एंड लेवल 3 जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, नेस्डैक एंड एमएक्स पे होंगे रजिस्टर्ड। ये कहाँ ट्रेड करते हैं, इन लोकेशन पे ट्रेड करते हैं ये लेवल 2 एंड लेवल 3। उसके बाद जो एसईसी रजिस्ट्रेशन की जब मैं बात करता हूँ, तो क्या एसईसी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा बिल्कुल है, बिल्कुल है एसईसी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। हाँ जी, तो एसईसी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट दोनों में है। उसके बाद एबिलिटी टू रेज द कैपिटल, मैंने बोला कि लेवल 2 में नहीं होती, आपके पास यू आर नॉट एबल टू रेज द कैपिटल इन लेवल 2, लेवल 2 वालों में नहीं होती, लेकिन हाँ लेवल 3 वालों में आप रेज कर पाते हैं। उसके बाद आपके पास फर्म के पास लिस्टिंग एक्सपेंसेस दोनों के हायर साइड होंगे, क्योंकि आप अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं बाहर की मार्केट में। ठीक है। सो ये था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 रूल 144 ए। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सिंपल ईजी है कि यहाँ पे ओवर द काउंटर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे आप न्यूयॉर्क एक्सचेंज पे हैं, यहाँ पे प्राइवेटली प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कर रहे हैं तो आप एसईसी रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, एबिलिटी टू रेज द कैपिटल है, और लिस्टिंग एक्सपेंसेस भी कम होंगे। ओवर द काउंटर वाले में भी एसईसी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आप इक्विटी कैपिटल रेज नहीं कर सकते हो, और लिस्टिंग एक्सपेंसेस भी आपके कम होंगे। लेवल 2 लेवल 3 में डिफरेंस ये है कि दोनों एक ही जगह ट्रेड कर रहे हैं, बट एसईसी रजिस्ट्रेशन दोनों में चाहिए, लेकिन जो एबिलिटी टू रेज द कैपिटल वो लेवल 3 के पास है, लेवल 2 के पास नहीं है, और लिस्टिंग एक्सपेंसेस दोनों के हाई होंगे, क्योंकि आप अपने आप को लिस्ट करा चुके हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। उसके बाद एक और बात करते हैं ग्लोबल रजिस्टर्ड ग्लोबल रजिस्टर्ड शेयर्स के बारे में। ग्लोबल रजिस्टर्ड शेयर्स क्या होते हैं कि दीज आर द ट्रेडेड इन द डिफरेंट करेंसीज ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड ये ट्रेड कर रहे हैं इन द डिफरेंट करेंसी ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। उसके बाद जो हम बास्केट ऑफ द लिस्टेड डिपॉजिट रिसीट की बात करते हैं, सो बास्केट अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या है, दीज आर लाइक द ईटीएफ, जिसका कलेक्शन ये ईटीएफ्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ईटीएफ, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ द डिपॉजिट रिसीट, एंड ये ट्रेड करते हैं मार्केट में जस्ट लाइक द कॉमन स्टॉक ऑनली। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट में रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट इक्विटी सिक्योरिटी की, किसका कैसा रिस्क है, किसकी कैसे रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू द डिफरेंट की प्रेफरेंस शेयर्स में। प्रेफरेंस शेयर्स में भी कॉलेबल कैसा है, पुटेबल कैसा होगा, क्यूमुलेटिव का क्या वैल्यू है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव में कैसे कंपैरिजन करेंगे, वो हम आगे देखते हैं अभी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी जब मैं बात करता हूँ, नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट रेशियो, अकाउंटिंग बैलेंस शीट रेशियो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल होल्डिंग पीरियड रिटर्न की अगर मैं बात करता हूँ, तो रिटर्न ऑन इक्विटी, आप इक्विटी से रिटर्न कैसे जनरेट करते हैं, मैंने बोला कि प्राइस अगर
चेंज होगा तो मेरे को चेंज इन प्राइसेस अगर हो रहा है तो मेरे को फायदा होगा। डिविडेंड हो गया तो अब मेरे को मिल रहा है तो वहां से मेरी इनकम हो सकती है। कोई री इन्वेस्टमेंट इनकम अगर मैं करता हूँ फिर वहां से इनकम आएगी तो वो मेरे पास रिटर्न आ सकती है। या फिर अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करता हूँ, अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे चेंज इन एक्सचेंज रेट से जो गेन और लॉस होगा वो भी मेरा रिटर्न का हिस्सा बनता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट रेशियो जिसको भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आप होल्ड करते हैं कोई भी इक्विटी सिक्योरिटी तो आपको रिटर्न किस किस फॉर्म में हो सकती है। तो प्राइसेस में चेंज होगा, वहां से मेरे को रिटर्न इनकम आ सकती है। डिविडेंड जो मेरे को मिल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वहां से मेरे को आ सकती है। कोई फॉरेक्स एक्सचेंज, जो फॉरेक्स अर्निंग्स हो सकती है, गेन और लॉस इन, अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है, अगर इंटरनेशनल सिक्योरिटी की मैं बात करता हूँ तो वहां से इनकम हो सकती है। री इन्वेस्टमेंट इनकम मैं कर रहा हूँ तो वहां से भी मेरे को इनकम हो सकती है। उसके बाद जो रिस्क है ऑफ द इक्विटी सिक्योरिटी मेजर्ड एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ फॉर्म टू कैलकुलेट द रिस्क। अगर जो रिस्क है इक्विटी का वो एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मोर रिस्की, यानी मोर रिस्की है और लेस रिस्की है प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विटी सिक्योरिटीज हैं एक तो उनका रेजिडुअल क्लेम मिल रहा है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को फिक्स कैश फ्लो एंड प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स मिलती है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी में कैसे कैलकुलेट करता हूँ, बीटा की तरह से भी हेल्प करता हूँ, मतलब बीटा की यूज से मैं कैलकुलेट करता हूँ एंड उसको हम सिस्टमेटिक रिस्क भी बोलते हैं। अब क्योंकि मैं रिटर्न रिस्क ज्यादा ले रहा हूँ, आई एम इक्विटी में रिस्क ज्यादा है तो रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो रिटर्न भी अच्छी खासी, तो रिटर्न होगा इक्विटी का विल बी मोर ऑन द हायर साइड एज कम्पेयर टू रिटर्न फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिस्क है वो क्यूमुलेट नॉन क्यूमुलेटिव वालों से ज्यादा है, क्योंकि आपको एक तरीके से क्या हो रहा है कि आपका जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और अगर एक साल नहीं मिला तो नेक्स्ट में मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं सर्टेनिटी है कि आपको पैसा मिलेगा, आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा है एंड वो चीज नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं होती। अब इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है क्यूमुलेटिव वालों का वो कम होगा और नॉन क्यूमुलेटिव वालों का ज्यादा होगा। अब रिटर्न अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी नॉन क्यूमुलेटिव वालों की, डिविडेंड भी नॉन क्यूमुलेटिव वालों का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिविडेंड ऑफ द नॉन क्यूमुलेटिव वंस। डिविडेंड ऑफ द क्यूमुलेटिव वंस का कम होगा, डिविडेंड ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव वालों का ज्यादा होगा। उसके बाद जो पुटेबल है, पुटेबल में राइट किसके पास था, किसके पास था राइट, शेयर होल्डर के पास। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा पुटेबल का वो कम होगा एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि आपके पास एक कहीं ना कहीं दिमाग में सेटिस्फेक्शन है कि मैं इस प्री स्पेसिफाइड प्राइस पे तो कंपनी को जाके बेच सकता हूँ अपने शेयर वापस से। तो डिविडेंड इन पुटेबल वालों की कम होगी एज कंपेयर टू डिविडेंड इन ऑफ द नॉर्मल वंस। अब कॉलेबल में राइट किसके पास था, इशूअर के पास, कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल, वो क्योंकि अपने स्पेसिफाइड प्राइस पर कभी भी आके मेरे से ले सकते हैं चाहे प्राइसेस मेरे बढ़ रहे हों तब भी। तो डिविडेंड यील्ड, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा होगी कॉल वालों की एज कम्पेयर टू डिविडेंड यील्ड ऑफ द नॉर्मल वंस। उसके बाद अब आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं रोल के बारे में, रोल क्या है इक्विटी सिक्योरिटीज का इन फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज एसेट। फाइनेंसिंग के टाइम पे क्या होगा, तो जो मैं ये बोल रहा हूँ इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल बेसिकली आपके बेसिस आप क्या कर सकते हो, अपने एसेट्स परचेज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म एसेट आप परचेज कर सकते हो, इक्विपमेंट ला सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा फंड कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो न्यू बिजनेस में, जोग्राफिक एरियाज में। आप बोलते हैं ना कि एफपीओ आ रहा है, क्या रीजन है, ये रीजन है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करनी है, लॉन्ग टर्म एसेट लेने हैं, अपने आपको एक्सपेंड करना है, इक्विपमेंट लाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, वो सब पैसा आप इक्विटी कैपिटल को यूज कर सकते हो। पैसा लगा ही रहे हैं लोग आपकी कम बिजनेस में ताकि आप यूज करो और आगे एक्सपेंड करो। ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से करेंसी की तरह काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से काम कर रहा है, इट्स वर्किंग लाइक अ करेंसी जो कि आप यूज कर सकते हो अदर कंपनीज को बाय आउट करने के लिए भी, या फिर कैन बी ऑफर टू एम्प्लॉइज एज वेल एज अ इंसेंटिव कॉम्पनसेशन, जिसको हम बोलते हैं ईसॉप की तरह आप इनको अपने कंपनी, अपने लेबर्स को या अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, जो आपके एसेट्स हैं आपके, आप उनको भी इनको दे सकते हो ताकि आपका इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट अलाइन हो जाए। वो अपने आपको एज अ शेयर होल्डर मान के आपकी कंपनी में काम करे कि एज अ मेरी कंपनी है ये। उसका जो पब्लिक ट्रेडेड इक्विटी सीरीज होती है वो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है। नाउ विल टॉक अबाउट द मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी सिक्योरिटी। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, प्राइमरी गोल बेसिकली मेरा किसी फर्म का क्या होता है कि मुझे बुक वैल्यू इंक्रीज करनी है किसी भी फर्म की, एंड इसलिए उसके एट द एंड उससे बुक वैल्यू मेरी इंक्रीज हो रही है तो मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बुक वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि फर्म के एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। क्या होता है, सिंपल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज अपॉन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मेरे यहाँ पे बुक वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, बुक वैल्यू पर शेयर निकल जाएगी आपके पास। और मेरा मतलब यही होता है कि अगर बुक वैल्यू पर शेयर इंक्रीज हो रही है तो कैसे इंक्रीज हो सकती है, आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, यही एक तरीका एसेट बढ़ाना है, लाइबिलिटी कम करनी है, यानी इनकम बढ़ाओ, अपनी रिटेन अर्निंग्स जो है वो इक्विटी अकाउंट में डालो और अपने आप को ग्रो करो। तो इसकी वजह से बुक वैल्यू इंक्रीज होगी आपका। अगर बुक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सो मार्केट वैल्यू बेसिकली क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है बेसिस अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, एक्चुअल ट्रेडिंग प्राइस जो होता है। और मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन,
मार्केट कैपिटलाइजेशन में कैसे निकालता हूँ? टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द मार्केट प्राइस जो करंट ट्रेड कर रहा है। ये रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टर्स की कि इन्वेस्टर्स का कितना कॉन्फिडेंस है आपकी कंपनी के अंदर और इन्वेस्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशन आपकी कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस से, तो उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी विल नेवर बी इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये कभी नहीं होगा। चलिए जी, अब तक आई होप अब तक समझ आ रहा होगा। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग इज द कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। चलिए जी, तो डिटरमाइन द मैनेजमेंट एफिशिएंसी कि मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। तो मुझे एक रिटर्न ऑन इक्विटी, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग बैलेंस शीट अकाउंटिंग रेशियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट नंबर 5 में स्टडी किया था। तो हम जब मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को मुझे कंप्यूट करना है, तो मैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी मैं कंप्यूट करना स्टार्ट कर दूंगा। क्या स्टार्ट कर दूंगा? मैं आरओई कैलकुलेट करूंगा कि मैंने इतनी कैपिटल लगा के इतनी इनकम जनरेट की, कितनी रिटर्न में जनरेट कर रहा हूँ, परसेंट बता दो भाई मेरे को। तो मैंने क्या बोला कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है? नेट इनकम अपॉन द एवरेज बुक वैल्यू ऑफ द कॉमन इक्विटी। भैया इतनी कैपिटल लगा के, इतनी इक्विटी लगा के मैं कितनी इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ, वो मेरा एक मोटिव है। सो नेट इनकम की जब मैं बात करता हूँ, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द नेट इनकम पॉइंट, तो नेट इनकम क्या होता है? नेट इनकम माइनस द प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड बांट दो आप, प्रेफरेंस डिविडेंड को हटाने के बाद आपकी जो इनकम बचती है उसको हम नेट इनकम की तरह कंसिडर कर रहे हैं। और मैंने कितना कमाया, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितनी कमाई हुई है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगाया, उसके अगेंस्ट आप कितनी कमाई करके दे रहे हो, दैट इज नोन एज द आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे बोला कि मुझे एवरेज चाहिए, सो एवरेज के लिए मैं बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड प्लस बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड का मैं एवरेज करूंगा, दैट इज डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। एंड नेट इनकम तुम्हारा वो है ही। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि बुक वैल्यू ऑफ बिगिनिंग की ले लो, ना कि अगर एंड की वैल्यू नहीं है। ये दो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपको एवरेज ही लेना है, बुक वैल्यू ऑफ बिगिनिंग प्लस बुक वैल्यू ऑफ एंड डिवाइड बाय 2। बट ये कहाँ हो रहा है कि अगर या तो इंडस्ट्री की कन्वेंशन ही ऐसी है या फिर बुक वैल्यू जो है वो वॉलेटाइल है, काफी वॉलेटाइल है बुक वैल्यू, तो आपको एवरेज लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री कन्वेंशन भी नहीं है या फिर बुक वैल्यू मेरी स्टेबल है काफी, तो बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड भी मेरा चल जाएगा टू कैलकुलेट द आरओई। बट बुक वैल्यू ऑफ बिगिनिंग अगर आप खाली ले रहे हो तो दैट विल बी ऑन द सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि आपको बुक वैल्यू ऑफ बिगिनिंग, बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड प्लस बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड डिवाइड बाय 2 के बेसिस पे आप एवरेज बुक वैल्यू निकालोगे। अब भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है फॉर्मूला, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो आर ओ ई है उसका फॉर्मूला क्या है? नेट इनकम अपॉन इक्विटी। ये तो पढ़ा था, नेट इनकम अपॉन इक्विटी पढ़ा था। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो नेट इनकम है और इक्विटी भी है, नेट इनकम अपॉन इक्विटी ही कर रहे हैं, बट हमने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे किया है? डिवाइड बाय सेल्स किया, मल्टीप्लाई बाय सेल्स कर दिया, और डिवाइड बाय एसेट किया, मल्टीप्लाई बाय एसेट कर दिया, सिंपल एज दैट। चलिए जी, फॉर्मूला समझ आया। हाईलाइट करने से और थोड़ा हो गया। नेट इनकम अपॉन इक्विटी, तो नेट इनकम अपॉन इक्विटी है नेट अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन एसेट इनटू एसेट अपॉन इक्विटी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आरओई। क्या बोला मैंने? फटाफट 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 वापस से, नेट इनकम अपॉन, आपको करना नेट इनकम अपॉन इक्विटी करना है। अब नेट इनकम अपॉन इक्विटी करना है तो नेट इनकम अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन एसेट इनटू एसेट अपॉन इक्विटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आरओई। अब आरओई अगर डिक्रीज हो रहा है तो भैया फिर तो गलत बात है, ये तो नहीं चलेगा। आरओई डिक्रीज क्यों हो रहा है? आरओई डिक्रीज होना इज अ बैड थिंग। लेकिन अगर आरओई इंक्रीज हो रहा है तो भी दो चीजें हो सकती हैं। आरओई अगर इंक्रीज हो रहा है तो गलत कामों की वजह से तो इंक्रीज नहीं हो रहा, कि वो दिखने में तो इंक्रीज हो रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हो सकता है कि आपने इक्विटी, आपने जो एसेट्स हैं उनको लेवरेज किया बहुत सारा डेट के बेसिस पे, तो वो भी गलत हो सकता है। या फिर आपने अपनी इक्विटी को ही कम कर दिया, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी बहुत कम हो रही है, बुक वैल्यू बहुत इक्विटी इक्विटी की बहुत कम हो रही है, तो डिवाइड बाय इक्विटी तो हो ही रहा था तो वो आपको आरओई इंक्रीज दिखाई देगा। तो आरओई अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर आरओई इंक्रीज हो रहा है तो भी दो चीजें हो सकती हैं, वो गुड हो सकता है। गुड कब होगा? अगर आपकी जो नेट इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, या फिर आपकी सेल्स भी बढ़ रही है। अगर आपकी सेल्स भी बढ़ रही है तो भी आरओई इंक्रीज होगा। सो नेट इनकम भी इंक्रीज हो रही है, सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, तो अगर इन वजह से अगर ऐसा कुछ हो रहा है, नेट इनकम की, जो नेट इनकम की परसेंटेज है वो आपकी इंक्रीज हो रही है या आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, तो मैं बोलूंगा कि यस, अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मेरा अगर आरओई इंक्रीज हो रहा है इन रीजन की वजह से, तो देन इट विल बी ऑन द गुड साइड। मैं अच्छी साइड पे हूँ, सेफ साइड पे हूँ। लेकिन अगर आरओई मेरा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है ये काफी डाउन जा रही है एज कम्पेयर टू द नेट इनकम। नेट इनकम तो डाउन जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी काफी डाउन जा रही है, तो उसके बेसिस पे भी मेरा आरओई इंक्रीज होगा क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा काफी डाउन जा रहा है। लेकिन वो मेरे लिए गलत है क्योंकि बुक वैल्यू डाउन हो रही है भाई, मार्केट वैल्यू भी डाउन हो जाएगी आपकी ऑन द एंड। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने डेट के बेसिस पे आपने बायबैक कर दिया, आपने डेट इशू कर दिया,
ठीक है, डेट इश्यू कर दिया और इक्विटी को बायबैक कर लिया, तो इक्विटी कम हो गई, इक्विटी कम हो गई तो भी आरओई इंक्रीज हो गया, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। अब डेट इश्यू करने से क्या होगा, इक्विटी कम होगी, आरओई इंक्रीज हो गया, लेकिन उसकी वजह से क्या होने वाला है, डेट टू इक्विटी या एसेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज होने वाला है ना? या लेवरेज, मैं बोलूँगा कि लेवरेज ज़्यादा हो गया, रिस्क ज़्यादा हो गया, तो डिस्काउंट रेट ज़्यादा लगेगा, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपने आप में डाउन हो जाएगी। तो आरओई इंक्रीज हो रहा है, बट वैल्यू ऑफ इक्विटी डाउन जा रही है। तो ये चीज़ें हैं, अगर इन वजह से कुछ हो रहा है तो आरओई का इंक्रीज होना मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी नेट इनकम बढ़ रही है, मेरी सेल्स बढ़ रही हैं, तो देन येस, इट वुड बी ऑन द गुड साइड। फिर एक होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, पीवी रेशियो जिसको हम बोलते हैं, तो मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू निकलता है। अगर हम दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होते हैं वैल्यू कंपनीज, एक होते हैं ग्रोथ कंपनीज। जो वैल्यू कंपनीज होती है उनकी प्राइस टू बुक रेशियो कम होती है, या फिर बुक वैल्यू टू अपॉन प्राइस ज्यादा होती है। सिंपल उल्टा कर दिया, प्राइस मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू कम होती है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो बुक वैल्यू अपॉन प्राइस ज्यादा होती है वैल्यू कंपनीज के केस में। एंड ग्रोथ कंपनीज के केस में क्या होता है, पी पीबी रेशियो, बेसिकली प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ज्यादा होती है, एंड बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो आपकी कम होती है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं आरओई। आरओई नेट इनकम अपॉन इक्विटी, जो कि बैलेंस शीट अकाउंटिंग रेशियो की बात कर रहा है। फिर हम बात करते हैं एक्चुअल रिटर्न के बारे में, जो कि एक्स पोस्ट रिटर्न हो गई, जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न हम बात कर रहे हैं। फिर आरई इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, केई कंपनी की कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज एक्स एंटिसिपेटेड, इसको हम एक्स एंटे भी बोलते हैं। तो आर ई अगर मेरा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 14 है, तो आर ई अगर मैं 100 बोलता हूँ तो -2 करके जो मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट है, सो केई कैसे निकलेगा 14 अपॉन 98। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी जीरो हो जाए तो एट दी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाएगा, जो आपका के ई है वो आरओई के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न, इन्वेस्टर्स की रिटर्न जो सोच रहे थे वो इतनी थी, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न उस पर्टिकुलर स्टॉक से मेरे को इतनी मिलने वाली है जो कि ज्यादा है, ऑन द हायर साइड है, सो दैट विल बी एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर मी। उसके बाद जो फर्म की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो की एक मिनिमम रेट होती है जो ऑफ द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर टू कॉम्पनसेट देम फ्रॉम द रिस्क ऑफ द फर्म इक्विटी शेयर। सो दिस इज बेसिकली फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिकली क्या होता है कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो कि उसके इन्वेस्टर्स को चाहिए अपने आप को कॉम्पनसेट करने के लिए। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत सिंपल रीडिंग है, इतना कुछ यहाँ पे टेक्निकल नहीं था। सब कुछ कहीं न कहीं आपने पढ़ा हुआ है। इट जस्ट कि एक समराइज़ कर दिया वर्ज़न, एंड आई होप कि आपको जो मेरे ये नॉर्मल जो रिटन नोट्स हैं, ये अच्छे लग रहे होंगे, और इन केस अगर इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो डू लेट मी नो। आई विल ट्राई कि मैं जो अभी ऑनगोइंग नोट्स हैं, उसमें वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। एंड अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा है सब, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ आस-पास बहुत अच्छा चल रहा है। बस आपको मन लगा के पढ़ना है, थोड़ा-सा टाइम है, एंड यस, यू विल रॉक इट, फॉर श्योर यू विल रॉक इट। ठीक है जी, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस कर लेना, रीडिंग को बार-बार सुनो, रिकॉर्डिंग सुनते रहो बार-बार, बार-बार, एंड उससे क्या होगा, चीज़ें बार-बार रिवाइज़ होंगी। जितना आप चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करोगे, उतनी माइंड में वो फ्रेश होंगी, तो एक टाइम में वो दिमाग में तभी बैठेंगी। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया एक चैप्टर, उसके बाद 1 डेढ़ 2 महीने बाद ही उठा के देख रहे हैं, तब आपको वापस से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है जी। तो ऐसा मतलब आई वुड रिकमेंड कि आपने जो वीक में पढ़ा है, पूरे 3, 4, 5 दिन में, 6 दिन में, उसको एक दिन रिवीजन पे लगाओ प्रॉपर, कि आपने पढ़ा क्या है। ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट करना है तो कोर्स कंप्लीट करने में ही लगे हुए हैं, रिवीजन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी बार चीज़ों को ब्रश अप करते रहोगे दिमाग में, उतनी अच्छी वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेंगी दिमाग में, ठीक है? वरना आप सब कुछ भूल जाओगे, एंड एग्ज़ाम के टाइम पे भी रिवीजन कैसे करना है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पढ़ा सब कुछ है, बट आपके लास्ट 1 दिन में आपको सब कुछ कैसे कंपाइल करना है, वो भी अपने आप में एक कला है। तो वो कब कैसे आएगी, जो आप जितनी बार रिवीजन करोगे, उतनी चीज़ें आपको समझ आएँगी कि मुझे इस चीज़ को ऐसे रिवाइज़ करना है, और वो टाइम कम होता चला जाएगा। अभी एक चैप्टर को रिवाइज़ करने में हो सकता है 1 डेढ़ घंटा, 2-3 घंटे जा रहे हो। सो एट द एंड आते-आते वो रिवीजन जितनी बार करोगे, वो आपको 15-20 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज़ करना पड़ेगा, इवन कम। फटाफट आप पेज जस्ट फ्लिप ऐसा करते पलटोगे, एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज प्रॉपर्ली। ठीक है जी। सो इस रीडिंग में बस इतना ही था, और अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।